इंसानियत को शर्मसार करने वाले 2002 के गुजरात दंगे, जिसमें सामूहिक बलात्कार की शिकार बिल्किस बानो के 11 दोषियों को तब रिहा किया गया जब भारत अपनी आजादी की 75वीं सालगिरह के रूप में अमृत महोत्सव मना रहा था। जब ज्यादातर मीडिया बिल्किस बानो के मसले पर खुलकर सामने आने से कतरा रहा है, तब उसके सपोर्ट में प्रशासनिक सेवा के 134 रिटायर्ड अधिकारियों ने चीफ जस्टिस को चिट्ठी लिखकर 11 अपराधियों की रिहाई पर आपत्ति जताई है। नमस्कार, मैं रवि गौतम, आप देख रहे हैं नमस्कार भारत। गुजरात दंगों के दौरान बिल्किस बानो के सामूहिक बलात्कार के 11 दोषियों की रिहाई के खिलाफ प्रशासनिक सेवा के 134 रिटायर्ड अधिकारियों ने भारत के मुख्य न्यायाधीश को लिखे गए खुले पत्र के माध्यम से बरी किए गए बलात्कारियों की रिहाई पर आपत्ति जताई है। उन्होंने बलात्कारियों की रिहाई पर नाराजगी जताते हुए मांग की है कि गुजरात सरकार के इस आदेश को रद्द किया जाए। गोधरा 2002 में ट्रेन में आगजनी के बाद गुजरात में भड़की हिंसा के दौरान बिल्किस बानो के साथ सामूहिक बलात्कार मामले में 11 दोषियों की समय से पहले रिहाई के खिलाफ 134 पूर्व नौकरशाहों ने शनिवार को भारत के चीफ जस्टिस CJI को एक खुला पत्र लिखा और उनसे इस बेहद गलत फैसले को सुधारने का अनुरोध किया। उन्होंने चीफ जस्टिस से गुजरात सरकार द्वारा पारित इस आदेश को रद्द करने और सामूहिक बलात्कार तथा हत्या के दोषी 11 लोगों को आजीवन कारावास की सजा काटने के लिए वापस जेल भेजे जाने का आग्रह किया। चिट्ठी में कहा गया है कि भारत की आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर कुछ दिन पहले गुजरात में जो हुआ उससे हमारे देश के ज़्यादातर लोगों की तरह हम भी नाराज हैं। बता दें कि पत्र में जिन 134 लोगों के हस्ताक्षर हैं उनमें दिल्ली के पूर्व उपराज्यपाल नजीब जंग, पूर्व कैबिनेट सचिव KS चंद्रशेखर, पूर्व विदेश सचिव शिवशंकर मेनन और सुजाता सिंह के साथ पूर्व गृह सचिव GK पिल्लई भी शामिल हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने बीते मंगलवार को गुजरात दंगों से संबंधित मामलों को अब गैर जरूरी बताते हुए अपनी कार्यवाही बंद कर दी है। मुख्य न्यायाधीश UU ललित और न्यायमूर्ति S रविंद्र भट्ट और न्यायमूर्ति JB पादरीवाला की पीठ ने अपना आदेश पारित करते हुए कहा कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की ओर से हिंसा के मामलों में उचित जांच की मांग समेत 10 याचिकाओं का निपटारा कर दिया गया है, इसलिए अब यह मामला आवश्यक नहीं रहा। पीठ ने कहा कि अदालत ने दंगों से जुड़े 9 मामलों की जांच और मुकदमा चलाने के लिए विशेष जांच दल SIT का गठन किया था। उनमें से 8 मामलों में सुनवाई पूरी हो चुकी है। अदालत को अब इन मामलों पर सुनवाई करने की आवश्यकता नहीं है। जब पूरा देश भारत की आजादी के 75 साल पूरे होने पर अमृत महोत्सव मना रहा था, वहीं गुजरात दंगों के दौरान बिल्किस बानो के साथ हुए सामूहिक बलात्कार और हत्या के 11 दोषियों को रिहा किया जा रहा था। गुजरात दंगों के दौरान हुई मानवता को शर्मसार करने वाली ये वारदात के दोषियों पर गुजरात सरकार के रहम से लोगों में नाराजगी है। आज से लगभग 20 साल पहले गुजरात का वह काला दिन जब कार सेवकों से भरी ट्रेन को भीड़ ने आग के हवाले कर दिया था, जिसके बाद पूरे गुजरात में हिंसा भड़क गई। इतिहास गवाह है कि हिंसा चाहे कैसी भी हो, अत्याचार हमेशा बच्चे, बुजुर्गों और महिलाओं के साथ ही होता है। ऐसा ही कुछ हुआ बिल्किस बानो के साथ, जब 11 दरिंदों ने न सिर्फ बिल्किस बानो के साथ सामूहिक बलात्कार किया, बल्कि उनके साथ उनकी 3 साल की बच्ची को भी दीवार पर मारकर मौत के घाट उतार दिया। दरअसल 27 फरवरी 2002 को साबरमती एक्सप्रेस में गोधरा स्टेशन के पास आग लगा दी गई। इस घटना में अयोध्या से लौट रहे 59 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। घटना के चलते गुजरात में दंगे भड़क उठे। दंगों की आग 3 मार्च 2002 को बिल्किस के परिवार तक पहुंच गई। उस वक्त 21 साल की बिल्किस के परिवार में बिल्किस और उनकी 3.5 साल की बेटी के साथ 15 और सदस्य भी थे। चार्जशीट के मुताबिक बिल्किस के परिवार पर हाशिया, तलवार और अलग अलग हथियारों से लगभग 20 से 30 लोगों ने हमला बोल दिया था। इनमें दोषी करार दिए गए 11 लोग भी शामिल थे। दंगइयों ने बिल्किस, उनकी मां और उनके परिवार की 3 अन्य महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया।
उन सभी को बेरहमी से पीटा। हमले में परिवार के 17 में से 7 सदस्यों की मौत हो गई, 6 लापता हो गए, केवल 3 लोगों की जान बच सकी। इनमें बिल्किस और उनके परिवार का एक पुरुष और एक 3 साल का बच्चा शामिल था। इस घटना के वक्त बिल्किस 5 महीने की गर्भवती भी थी। दंगाइयों की हैवानियत के बाद बिल्किस करीब 3 घंटे तक बेसुध रही। घटना के बाद बिल्किस लिमखेरा पुलिस स्टेशन पहुंची, जहां उन्होंने शिकायत दर्ज कराई। सीबीआई के मुताबिक शिकायत दर्ज करने वाले हेड कांस्टेबल सोमा भाई गोरी ने भौतिक तथ्यों को दबाया और बिल्किस की शिकायत को तोड़ मरोड़ कर लिखा। यहाँ तक कि उन्हें मेडिकल जांच के लिए सरकारी अस्पताल में तब ले जाया गया राष्ट्रीय मानव अधिकार के राहत कैंप में पहुंची। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग और सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद बिल्किस का मामला सीबीआई को जांच के लिए स्थानांतरित कर दिया गया। जनवरी 2008 में एक विशेष अदालत ने 11 आरोपियों को दुष्कर्म, हत्या, गैर कानूनी रूप से इकट्ठा होने समेत अलग अलग धाराओं में दोषी ठहराया। वहीं बिल्किस की रिपोर्ट लिखने वाले हेड कांस्टेबल को कोर्ट ने आरोपियों को बचाने के लिए गलत रिपोर्ट लिखने का दोषी पाया, जबकि 7 अन्य आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया। वहीं एक आरोपी के ट्रायल के दौरान ही मौत हो गई। मई 2017 में बम्बे हाई कोर्ट ने सामूहिक दुष्कर्म मामले में 11 लोगों को आजीवन कैद की सजा सुनाई थी। 15 अगस्त 2022 को गुजरात सरकार ने इन दोषियों को रिहा कर दिया, जिसके बाद से लोगों में रिहाई को लेकर इन सभी दोषियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। हत्या और बलात्कार के सभी 11 दोषियों की रिहाई से ज्यादा मानवता तब शर्मसार हुई जब 11 दोषियों का स्वागत मिठाई खिलाकर किया गया। अब सवाल यही उठता है कि क्या दुष्कर्म का मामला छोटे मोटे अपराध जैसा ही है? क्या दुष्कर्मियों को ऐसे ही छोड़ दिया जाना चाहिए? आपने जाना कि किस तरह 2002 के गुजरात दंगों के दौरान बिल्किस बानो दरिंदगी की शिकार हुई थी, जिसके बाद सभी दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई और अब उन सभी दोषियों को राज्य सरकार ने रिहा कर दिया है। क्या राज्य सरकार को अधिकार है इस तरह के गंभीर आरोपों में दोषियों को रिहा करने का? आखिर क्या है ये कानून जिसके तहत बिल्किस बानो के दोषियों को रिहा किया गया? आइए जानते हैं इस पूरे मामले पर लीगल एक्सपर्ट्स की राय। क्या राज्य सरकार को अधिकार है इस तरह के गंभीर आरोप वाले दोषियों को रिहा करने की? आखिर क्या है यह कानून जिसके तहत बिल्किस बानो के 11 दोषियों को छोड़ा गया है? देखो, मैं इसके बारे में बताना चाहूँगा। हमारे यहाँ सीआरपीसी में सेक्शन 432, 433 और 433 कैपिटल ए, ये 3 कानून हैं जो समुचित सरकार को किसी भी व्यक्ति को दंड के लघुकरण, परिहार और आपका निलंबन की शक्ति प्रदान करते हैं। और सीआरपीसी में जो दिए गए प्रोविज़न हैं, इनको फॉलो करके ही हमारे यहाँ राज्य सरकार या केंद्र सरकार रिमिशन पॉलिसी निर्धारित करती है और रिमिशन पॉलिसी भी कानून का प्रावधान रखती है और उन्हीं के तहत एक एक्यूज को छोड़ा जाता है। निर्भया केस के आरोपी को फांसी की सजा हुई थी, पर वहीं बिल्किस बानो के केस में उम्र कैद की सजा को भी माफ कर दिया गया। आखिर क्या अंतर है यह दोनों केस में, जबकि दोनों ही केस में सामूहिक बलात्कार और हत्या शामिल है? देखिए, हमारे यहाँ एक शब्दावली चलती है, विरल से विरलतम मामला। ठीक है, यहाँ पे एविडेंस के आधार पर तय होता है कि मामला विरल से विरलतम मामला था या नहीं था। यदि मामला विरल से विरलतम था तो फांसी की सजा का प्रावधान है, यानी कि विरल से विरलतम मामले वे मामले होंगे जहां हीनियस क्राइम हुआ हो। तो ये डिपेंड करता है कि क्या जो अभियोजक है वो अब तथ्यों और साक्ष्यों से सिद्ध कर पा रहा है कि ये मामला विरल से विरलतम मामला था। तो बिल्किस मामले वाले प्रकरण में ये नहीं साबित हो पाया कि ये मामला विरल से विरलतम मामला था। इसके विपरीत निर्भया प्रकरण में जिस तरीके से सामूहिक रेप किया गया और जिस तरीके से
हत्या की गई वो विरल से विरलतम मामले की कोटि में आता था और उसको साबित भी किया गया अभियोजक द्वारा, इसलिए वहाँ फांसी की सजा दी गई और यहाँ आजीवन कारावास। जब यह अपराध गुजरात में हुआ था तो इसकी हियरिंग महाराष्ट्र में क्यों हुई? हाँ, इसके बारे में मैं बताना चाहूँगा। हमारे यहाँ भारतीय संविधान के आर्टिकल 139 कैपिटल ए और उसी के अनुसरण में एक कानून बनाया गया है सीआरपीसी में सेक्शन 406। 406 में सुप्रीम कोर्ट को पावर है कि वो एक हाई कोर्ट के अधीनस्थ न्यायालयों से दूसरे हाई कोर्ट के अधीनस्थ न्यायालय में केस को ट्रांसफर कर सकता है। वर्तमान विवाद में विधि के द्वारा निर्धारित जो शर्तें हैं, क्या उनका कानूनी रूप से पालन नहीं किया जा रहा? इसके बारे में मेरा व्यक्तिगत मत ये है कि इसमें विधिक प्रावधानों को फॉलो नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया? एक पॉलिसी है 1992 की, एक पॉलिसी है 2014 की। जो 1992 की पॉलिसी है वो अस्पष्ट है, लेकिन उसको उसकी उस अस्पष्टता को पूरा किया सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन ने। तो गाइडलाइन को फॉलो ना करना भी कानून को फॉलो ना करना है। तो मेरा ये मानना है कि इसमें कानून को फॉलो नहीं किया गया। बिल्किस बानो के दोषियों को छोड़ने पर आपका क्या कहना है? देखिए, कोई भी केस हो उसमें सबसे ज़्यादा जो है ना, आजकल जो मैटर चल रहा है वो है मीडिया ट्रायल का। यानी ट्रायल कोर्ट के अंदर कम और मीडिया के अंदर ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। दूसरी चीज़, सबसे बड़ी बात है जो मतलब आप दोषी को सज़ा देने वाली बात है, तो वो होता है कोर्ट के अंदर। यानी जब तक आप कोर्ट के अंदर एविडेंस नहीं लाओगे सफिशिएंट, तब तक किसी भी दोषी को सज़ा नहीं दी जा सकती, ठीक है। कोर्ट तक मामला चला जाता है, लेकिन अभियोजन पक्ष की आप कह सकते हैं विफलता है कि वहां जाने के बाद या तो आपके जो है विटनेस होस्टाइल हो जाते हैं, ठीक है, या एविडेंस नहीं आते पूरे, ठीक है, या कहीं ना कहीं पीड़ित पक्ष पर दबाव देकर उसे जो है कहीं ना कहीं मजबूर किया जाता है कि आप कॉम्प्रोमाइज करो कहीं ना कहीं, ठीक है। तो यही सब है। कानून हमारे यहाँ बहुत सारे हैं, ठीक है। कानून निर्भया के केस से पहले भी थे, 2013 में इतना बड़ा अमेंडमेंट लाया गया था, लेकिन सफिशिएंट लॉ थे उससे पहले भी। जबकि 2013 वाले अमेंडमेंट में बहुत सारी गलतियां हैं, क्योंकि वो क्या हुआ था, मीडिया ट्रायल या आप कह सकते हो सामाजिक दबाव के कारण जल्दी में पारित किया गया था, ठीक है। तो सफिशिएंट कानून है, सबसे बड़ी बात है उन्हें इम्प्लीमेंट करने की। तो जब तक आप इम्प्लीमेंटेशन सही नहीं करोगे अपने, आप कह सकते हो प्रशासनिक ढांचा या पुलिस, ठीक है, यानी कहने का मतलब यह है कि जब तक लॉ सही से इम्प्लीमेंट नहीं होगा तो ऐसे दोषी रिहा होते रहेंगे। लगातार जो रेप के मामले सामने आ रहे हैं, जो वर्तमान कानून है, क्या वह सफिशिएंट है या उनमें सुधार करने की आवश्यकता है? देखिए, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि हमारे यहाँ जो भी कानून है वो अपने आप में सक्षम है, और हमारे यहाँ निर्भया से पहले भी कानून थे और आज भी। सबसे बड़ी बात है कि हमारे वो कानून कितना उनको लागू करा जा रहा है, किस तरह से, और कितना उनको फॉलो किया जाए। कमी दोनों तरफ से होती है। हमारा अभियोजन पक्ष यदि मजबूत होगा तो पीड़िता को न्याय मिलेगा, और जहां हमारा अभियोजन पक्ष मजबूत नहीं है या अपने आप में सक्षम नहीं है, तो वहां पे न्याय मिलने की संभावनाएं अपने आप कम हो जाती है। यानी कि इसका सिर्फ एक है कि हम अपने कानूनों का इम्प्लीकेशन कितना हो रहा है उनका, और कितना और उसमें सुधार होना चाहिए। 134 पूर्व नौकरशाहों द्वारा सुप्रीम कोर्ट को लिखे गए खुले पत्र में अपील की गई है कि 11 दोषियों की रिहाई को रद्द किया जाए। अब देखने वाली बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर क्या रुख इख्तियार करती है। इसी तरीके की खबरों को जानने के लिए देखते रहिए नमस्कार भारत।